हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो, जो कि बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सेमेस्टर 2 में हैं बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के, तो ये सब्जेक्ट आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से होगा। और अगर आप सेमेस्टर 5th में हैं तो ये जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा आपका, बाकी अदर कोर्सेज जो हैं। और ये फंडामेंटल ऑफ HRM है। और इसके अलावा ये MCOM और आपका MBA, BBA जो भी हर एक ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जहाँ पर भी आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में आपके टॉपिक्स हैं, तो ये सारे टॉपिक्स सेम रिलेटेड उसी से ही हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम चैप्टर यूनिट हम 5th पढ़ रहे थे और चैप्टर था हमारा 12, जिसमें था एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस HRIS एंड EHRM। ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो हम थे जो एम्प्लॉय का ग्रीवेंसेस है वो हमने पढ़ लिया था। एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेस क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम होती हैं, ग्रीवेंसेस उनके क्वायरीज होती हैं। तो अब वाई डू ग्रीवेंसेस हैपन, अभी ग्रीवेंसेस उनको प्रॉब्लम होती क्यों है, वाई डू ग्रीवेंसेस हैपन। ग्रीवेंसेस कैन बी हैपन ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। इसके काफ़ी सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। इनमें से कुछ 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट आता है मैनेजमेंट पॉलिसी, सेकंड है वर्किंग कंडीशन की वजह से, और थर्ड आता है पर्सनल फैक्टर्स की वजह से। अभी मैनेजमेंट पॉलिसीज़ की वजह से कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस है, क्वायरीज़ हैं जो कि एक एम्प्लॉयज़ की रेज होती हैं। सबसे पहला आता है लोअर सैलरी एंड अनफेयर पे, कि उनको जो है वो सैलरी कम मिलती है और अनफेयर पे होता है, मतलब वो बाकियों के कंपैरिजन में उनका फेयरनेस नहीं होती है। फिर आता है नो प्रॉपर करियर प्लानिंग। इसमें वो करियर प्लानिंग, अगर मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी होंगी जिससे उनकी करियर प्लानिंग में वो प्रॉपरली करियर प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पॉलिसी के लिए उनको ग्रीवेंसेस होंगे अपने। फिर आता है अनफेयर प्रमोशन एंड और जो ट्रांसफ़र की पॉलिसीज़ हैं, जो मैनेजमेंट पॉलिसीज़ क्रिएट कर रहा है रिलेटेड टू प्रमोशन और ट्रांसफ़र, उस पॉलिसीज़ में अगर प्रॉब्लम होती है तो उनको कहते हैं हम ग्रीवेंसेस। तो एम्प्लॉय को उसके लिए ग्रीवेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। फिर आता है लैक ऑफ क्लियरिटी अबाउट द जॉब रोल। इसमें अगर उनको जॉब रोल नहीं पता होगी कि मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उसके अकॉर्डिंग क्लियरिटी नहीं होगी कि उनको क्या जॉब रोल परफॉर्म करनी है, तो इससे भी उनको ग्रीवेंसेस रेज हो सकते हैं। फिर आता है वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन की वजह से भी जो है एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि बैड वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, बैड वर्क प्लेस जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट बहुत बेकार है। फिर आता है लैक ऑफ प्रॉपर टूल्स और मशीनरी, जो वो टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जो मशीन यूज़ कर रहे हैं, वो लैक ऑफ प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रही है, वो लैक है प्रॉपर मेंटेनेंस से। फिर आती है स्ट्रिक्ट प्रोडक्शन टारगेट। वो जो प्रोडक्शन टारगेट दिए जा रहे हैं वर्कर्स को, वो जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। उसके अलावा आता है पुअर डिसिप्लिन मेथड, जो उनका डिसिप्लिन मेथड है बहुत ज़्यादा बेकार है, तो जिसकी वजह से एम्प्लॉय को ग्रीवेंसेस क्रिएट हो सकती है। फिर आता है उनके पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कुछ, जैसे कि ईगो और ओवर एम्बिशन। अगर उनको ओवर एम्बिशन है या फिर वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अपने वर्क प्लेस से और वो पूरा नहीं हो पाता है, तो उस वजह से भी उनको एक तरीके से ग्रीवेंसेस क्रिएट हो सकती हैं उनकी ईगो की वजह से। फिर आता है नेगेटिव एटीट्यूड। उनका अगर नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो उससे भी ग्रीवेंसेस क्रिएट हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग और अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मतलब जो रियल में नहीं है वो फिर भी सोच के चल रहे हैं उसको। और मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर मैनेजर ने उनको कुछ पॉलिसीज़ डिफाइन करी या कुछ भी और उस चीज़ को वो अच्छे से नहीं समझ पाए, तो वो उनका पर्सनल फैक्टर है जिस वजह से ग्रीवेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। उनके अनरियलिस्टिक जो है एक्सपेक्टेशन है। फिर आता है टाइप्स ऑफ ग्रीवेंसेस, किस किस तरीके के टाइप मतलब ग्रीवेंसेस होते हैं। फिर एक आता है एक्सप्रेस्ड ग्रीवेंसेस, दूसरा आता है इम्प्लाइड ग्रीवेंसेस। एक्सप्रेस्ड होता है जब एक वर्कर ओपनली कंप्लेन करता है, जैसे कि बात करके, लिख के, या फिर कॉर्पोरेट जो है उसको मना करके किसी काम के लिए, तो इससे पता चल जाता है कि उसको प्रॉब्लम है। एक्सप्रेस मतलब जिसमें वो एक्सप्रेस कर रहा है, शो कर रहा है, अपनी कंप्लेंट को ओपनली दिखा रहा है। फिर आता है इम्प्लाइड ग्रीवेंसेस। इसके अंदर वर्कर जो है कुछ कहता नहीं है, बस साइन देता है। जिस तरीके से वो लेट आने लगता है, रेगुलरली लेट आने लगता है, तो उससे पता चल जाता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो लेट आ रहा है। ये जो है इम्प्लाइड है, मतलब इसमें बोलते मतलब आपका रिटर्न और टॉकिंग और ये सब रिफ्यूजिंग वाला इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। इसमें अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड होता है, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है ये। फिर आता है डूइंग पुअर क्वालिटी वर्क। जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत पुअर क्वालिटी का होगा, उसकी क्वालिटी बिल्कुल पुअर हो जाएगी, तो
उससे ये मैनेजर को समझना चाहिए कि एम्प्लॉय को ज़रूर कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो उसकी वर्क की क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। फिर आता है स्किपिंग वर्क ऑफ फंड, मतलब जो उसका काम है उसको स्किप करने का ट्राई करता है, उसको छोड़ने का ट्राई करता है वो, ताकि वो उस काम से बच सके और उस प्रॉब्लम से बच सके। तो इसका मतलब है ये एक तरीके से इम्प्लाइड कंप्लेंट है जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ओपनली, बट वो उस चीज़ से परेशान है। फिर आता है रेशनल और इरेशनल ग्रीवेंसेस। यहाँ पर अब रेशनल ग्रीवेंसेस और इरेशनल ग्रीवेंसेस में क्या अंतर है ये देखते हैं। सबसे पहले तो रेशनल ग्रीवेंस वो होती हैं, वो वाली आपकी कंप्लेंट्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि रियल और जेन्युइन होती हैं। मतलब नॉट बीइंग पेड सैलरी ऑन टाइम, अगर जो है सैलरी आपकी टाइम पे नहीं मिल रही है तो ये आपकी रेशनल ग्रीवेंसेस है, मतलब जो कि सबके लिए मतलब एक तरीके से जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, आपको टाइम पे नहीं किया जा रहा है, तो ये रियल प्रॉब्लम है जो कि एक हर एम्प्लॉय फेस करेगा अगर वो आपकी सिचुएशन में होगा, तो जिसको हम कहते हैं रेशनल ग्रीवेंसेस। दूसरी आती है इरेशनल ग्रीवेंसेस। ये बेस्ड होती है ऑन इमोशन और रॉन्ग अजप्शन, जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो उस आपके इमोशंस के बेस्ड पे ये वाली ग्रीवेंसेस बेस्ड होती है। जैसे थिंकिंग द बॉस डज नॉट लाइक यू एंड विदाउट एनी प्रूफ, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपका जो बॉस है वो आपको पसंद नहीं करता, बट आप ये अपने माइंड में थिंकिंग बना रखी है आपने कि जो आपका बॉस है वो आपको पसंद नहीं करता है। तो ये इरेशनल ग्रीवेंसेस है, ये सबके साथ नहीं हो सकता। क्या पता आपका जो साथ में कलीग हो उसको ऐसा लगता हो कि उसको बॉस बहुत पसंद करता है, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि वो उसकी पर्सनल थिंकिंग है। अगर आपको उसने वर्क ज़्यादा असाइन कर दिया तो ये आपकी थिंकिंग जो है चेंज हो सकती है। उसी सेम सिचुएशन अगर आपके जो कलीग के साथ होती है तो आप अपने आप को बेटर समझेंगे कि आप बॉस के जो है एक तरीके से फेवरेट एम्प्लॉय हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारी इमोशन पे बेस्ड है, और जो रेशनल प्रॉब्लम्स है, रेशनल आपकी ग्रीवेंसेस हैं, ये एक तरीके से रियल हैं और जेन्युइन है। फिर आता है टू हैंडल अ ग्रीवेंसेस। अब हाउ टू हैंडल अ ग्रीवेंसेस, अब ग्रीवेंसेस को हैंडल कैसे किया जाए, उन कंप्लेंट्स को हैंडल कैसे किया जाए। तो मैनेजर को क्या करना चाहिए जब कोई एम्प्लॉय उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है, अपने ग्रीवेंसेस कंप्लेंट ये चीज़ें बताता है, तो एक मैनेजर को क्या करना चाहिए। लिसन केयरफुली टू द एम्प्लॉय, सबसे पहला काम तो यही है कि उस एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को अच्छे से सुनना चाहिए। लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड द रियल कॉज, अब उसका रियल कॉज, उसका सही कारण, जो एक्चुअल में उसका कारण है, रीज़न है, उसको समझना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर आता है टेक एक्शन इफ़ इट्स जेन्युइन, अगर वो जेन्युइन है मतलब रियल है तो उसके लिए एक्शन, क्विक एक्शन लेना चाहिए, ये नहीं उसके लिए डिले करना चाहिए। और एम्प्लॉय की जैसे ही प्रॉब्लम आई उसको अंडरस्टैंड किया, उसका रूट कॉज क्या है, तो उसके बाद क्विक एक्शन लेना चाहिए अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। फिर आता है क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग इफ़ इट्स बेस्ड ऑन द, मतलब किसी इमेजिनेशन पे बेस्ड है। इसका मतलब है अगर वो जेन्युइन है, अगर वो सबके साथ है, तो उसको पे क्विक एक्शन लिया जाए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अगर दूसरी तरफ वो बेस्ड है इमेजिनेशन पे, मतलब जैसे कि हमने पढ़ा इरेशनल ग्रीवेंसेस है, रेशनल ग्रीवेंसेस है, तो उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना है। अगर वो इरेशनल है तो उसके लिए उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिस बेसिस पे उनने अपनी ये अंडरस्टैंडिंग बना रखी है, अपने इमोशंस को इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है, अपनी इमेजिनेशन पे बेस्ड उसके जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे उनने अपने जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रखी है, तो उसको क्लियर करने का काम भी एक मैनेजर करेगा। अगर उसको लगता है कि बॉस उसको पसंद नहीं करता तो मैनेजर को समझाना चाहिए कि जो बॉस है वो सबको इस तरीके का काम असाइन करता है, तो ये सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से। फिर आता है एवरी केस इज़ डिफरेंट सो नो वन सॉल्यूशन फिट टू ऑल, इसका मतलब है सबके जो केसेस हैं, जो एम्प्लॉयज़ अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं वो सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो ये नहीं कि सबको एक ही सॉल्यूशन बता दिया, सब पे वो फिट नहीं हो सकता। फिर आता है ग्रीवेंसेस हैंडल प्रोसीजर्स। अब ग्रीवेंसेस हैंडलिंग के क्या प्रोसीजर है, मतलब क्या प्रोसेस है एक तरीके से। देयर आर टू मेन वे है जिस तरीके से हम इन ग्रीवेंसेस को हैंडल कर सकते हैं। पहला आता है ओपन डोर पॉलिसी, दूसरा आता है स्टेप लैडर प्रोसीजर जो कि मोर प्रैक्टिकल है। ओपन डोर पॉलिसी होती है जिसमें एम्प्लॉय ओपन डोर मतलब खुला दरवाज़ा, इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय के पास डायरेक्टली जाने का मौका होता है टॉप मैनेजर के पास, वो डायरेक्टली टॉप मैनेजर के पास जाके अपनी ग्रीवेंसेस बता सकता है। ये वर्क करती है वेल इन स्मॉल कंपनी, जिसमें जो छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, उसमें ये अच्छे से वर्क करता है ये वाला
जो आपका टाइप है, एक तरीका है ग्रीवेंसेस को हैंडल करने का, जिसमें एम्प्लॉय की प्रॉब्लम होगी वो सीधा टॉप मैनेजर के पास जाएगा और अपनी प्रॉब्लम को बता देगा। तो जिससे अगर छोटी कंपनी है तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, अगर बड़ी कंपनीज़ हैं तो जो टॉप मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे, अनअवेयर होंगे कि असली में वर्किंग कंडीशंस क्या हैं। बट अगर छोटी होगी तो हर मैनेजर को ये पता होगा, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, सबको ये पता होगा कि हमारी जो वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी क्या कंडीशन है। बट इन द अदर केस अगर बिग कंपनीज़ हैं तो वह मैनेजर पहले ही बहुत बिजी होंगे, तो वो इस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे कि एक्चुअल में कितना जो वर्किंग कंडीशन क्या है, क्या वर्क प्रेशर है उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो इस तरीके से इसका जो एक प्रॉब्लम भी है इसमें। फिर आता है आपका स्टेप लैडर प्रोसीजर, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक तरीके से एक तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जिसमें ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है। मतलब इसके अंदर स्टेप्स होते हैं, ये नहीं कि आप डायरेक्टली जाके टॉप मैनेजर के पास जाके अपने कंप्लेंट को बता दीजिए, ऐसा नहीं होता इसमें होता है स्टेप बाय स्टेप। फिर आता है इसमें एम्प्लॉय अपनी कंप्लेंट करता है, एम्प्लॉय कंप्लेंट करता है इमीडिएट सुपरवाइज़र को। सबसे पहले जो उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, जो उस पर ध्यान रख रहे हैं, उनको सबसे पहले अपनी कंप्लेंट को बताता है। उसके बाद अगर वो सॉल्व नहीं होती है तो डिपार्टमेंट के हेड पे जाता है। अगर वो उसके बाद में अनसॉल्व रह जाती है तो ग्रीवेंस कमेटी पे जाता है, वो जो इस मैटर में देखती है। अगर उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है तो टॉप एग्जीक्यूटिव के पास जाता है। अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन हो जाता है, मतलब थर्ड पार्टी डिसाइड करती है फिर कि क्या प्रॉब्लम आ रखी है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ गुड ग्रीवेंसेस प्रोसीजर। अब क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, मतलब ऐसे कौन से पॉइंट्स होने चाहिए जो ध्यान में रखना है अगर हमें जो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी जो कंप्लेंट है, उसको अच्छे से प्रोसेस करना है और टाइमली उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आता है स्टार्ट एट द लोअरेस्ट लेवल सुपरवाइजर। सबसे पहले तो स्टार्ट करना है सुपरवाइजरी लेवल से। सुपरवाइजर लेवल मतलब उनसे पूछना है कि जो एक्चुअल में एम्प्लॉय फेस कर रहा है वो प्रॉब्लम एक्चुअल में है कि नहीं। तो सबसे पहले लोएस्ट लेवल से हमें ये स्टार्ट करना है। फिर आता है बी क्लियर अबाउट whom टू अप्रोच नेक्स्ट। अब ये क्लियर होना चाहिए कि हमें नेक्स्ट किसके पास पहुंचना है। अगर हम ये सुपरवाइजरी लेवल से नहीं हो रहा है और सुपरवाइज़र उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो कौन से हमें उससे ऊपर वाले कौन से लेवल पे पहुंचना है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये अगर प्रिंसिपल, ये वाले प्रिंसिपल अगर अवेलेबल हैं एक प्रोसीजर में तो ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है। फिर आता है हैंडल ग्रीवेंसेस क्विकली, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको क्विकली हैंडल करना। फिर आता है एम्प्लॉयज़ मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट। सबसे पहले एम्प्लॉय को जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करने हैं, उसके बाद वो अपनी कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं। फिर आता है ये नहीं कि एम्प्लॉय जो है किसी जो है गलत तरीके से, इलीगल तरीके से अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर रहे हैं। अगर वो फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन जो भी दिए हुए हैं कि ये प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको ये चाहिए, ये चाहिए, इस तरीके से वो सब चीज़ को मैनेज करके चलेंगे और अच्छे से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो वो अपनी कंप्लेंट को अच्छे से अपने मैनेजर्स और जो है आपके उसके सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। फिर आता है द प्रोसेस जो होता है वो सिंपल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और सबके लिए एक होना चाहिए प्रोसीजर। ये नहीं कि अगर वो लोअर लेवल का एम्प्लॉय है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है, अगर वो टॉप मैनेजमेंट में से है कोई तो उसके लिए अलग वो है रूल। तो इसके लिए हमें फेयर और सिंपल होना चाहिए और सबके लिए एक ही प्रोसीजर होना चाहिए। फिर आता है नो डायरेक्ट एक्शन। ये नहीं कि डायरेक्ट एक्शन ले लिया कि स्ट्राइक पे बैठ गए एम्प्लॉयज़ सारे आके, तो इससे क्या होता है, ऐसे एक्शन नहीं लेने हैं डायरेक्ट जब तक कि फुल प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। जब फुल प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद ये एक्शन ले सकते हैं। बट ये नहीं कि आपने अपने जो है सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म कर रखा है ये प्रॉब्लम है और उसके बाद आप एकदम से स्ट्राइक पे आ जाए। तो इससे ये होगा कि सुपरवाइज़र, क्या पता सुपरवाइज़र ने टॉप मैनेजमेंट के पास ये बात पहुंचा दी हो और आपका ये क्वेरी है जो आपकी ग्रीवेंसेस हैं ये सॉल्व होने वाली हों और आप स्ट्राइक पे बैठ के जो है कंपनी का भी साथ साथ अपना भी जो है आप इसमें टाइम वेस्ट करें। फिर आता है HRIS क्या होता है, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी फीडबैक देना, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो या आपको लगता हो किसी और सब्जेक्ट पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए और कोई भी प्लेलिस्ट मतलब कोई भी सीरीज़ मुझे स्टार्ट करनी चाहिए तो उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपके ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट्स जो भी हैं। तो मैं उस पर ज़रूर एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगी आपके लिए और सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और आपके फीडबैक्स बहुत ज़्यादा वेलकम है कि मतलब मुझे क्या क्या
इम्प्रूव करना है, क्या मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर पीपीटी में कोई प्रॉब्लम है, एक्सप्लेनेशन में इस तरीके से, या लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँगी। थैंक यू।